गरीब घर की मलिका दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता देखकर सभी मोहल्ले वाले उसी की ही बातें किया करते थे और आए दिन कोई ना कोई लड़के उसे छेड़ते रहते थे। मलिका अपनी विधवा माँ वंदना के साथ रहा करती थी। मलिका अपनी बेटी को लड़कों की छेड़छाड़ से बचाने के लिए उसके चेहरे के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी पर काले रंग का मेकअप कर दिया करती थी, जिससे सबको यही लगता था कि मलिका एक काली और बदसूरत लड़की है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। जुलाई महीने में बरसात के मौसम में एक शाम मलिका सब्जी लेने जाती है कि तभी जोरदार बारिश पड़ती है, जिसमें भीगने की वजह से मलिका का सारा मेकअप धुल जाता है और उसकी खूबसूरती सबके सामने आ जाती है। अरे ये अचानक इतनी तेज बारिश, अब मैं क्या करूं? मैं तो पूरी तरह भीग चुकी हूँ, मुझे जल्द से जल्द घर जाना होगा। वहीं बाजार में कुछ लड़के उसकी खूबसूरती देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। काफी दूर जाने के बाद भी जब वो लड़के मलिका का पीछा नहीं छोड़ते तो वो घबरा जाती है। उफ, ये गुंडे तो कब से मेरा पीछा कर रहे हैं, क्या करूं, कहाँ जाऊं? तभी उसे सामने एक पुलिस स्टेशन दिखता है और वो भागते भागते पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है। वहाँ अर्जुन नाम का इंस्पेक्टर बैठा हुआ होता है, जो मलिका की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है। तभी मलिका उससे कहती है, साहब प्लीज हेल्प मी, कुछ लड़के काफी देर से मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे उनसे बचा लीजिए। अब देखिए, आप घबराइए मत, मैं हूँ ना, मेरे रहते आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अब मैं चलती हूँ। अरे रुकिए, हम आपको घर छोड़ देते हैं। अरे नहीं नहीं साहब, कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। अरे कमाल की लड़की हो, अभी खुद ही हमें उन गुंडों से बचाने की बात कह रही थी और अब फिर अकेले जाने को तैयार हो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, चलो मेरे साथ। इसके बाद वो मलिका को पुलिस जीप में बिठाकर घर छोड़ाता है। लेकिन मलिका से मिलने के बाद अर्जुन हमेशा उसी के बारे में ही सोचता रहता है और आखिरकार एक दिन वो मलिका के घर गिफ्ट और बुके लेकर पहुँच ही जाता है। पायलागू सासू मॉम। सासू मॉम, क्या कहा तुमने? जी सासू मॉम, वो क्या ना, मुझे आपकी बेटी मलिका, जो बिल्कुल अपने नाम की तरह ही खूबसूरत है, वो बड़ी पसंद आ गई है, तो मुझे तो उससे शादी करनी है। लेकिन साहब, आपको तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, फिर आप मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हैं? चुपचाप मेरी बात मान लो, नहीं तो ऐसा ना हो कि मुझे ये बंदूक तुम दोनों के सिर पर रखनी पड़ जाए। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। अर्जुन की बातें सुनकर वंदना और मलिका बहुत डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। काफी सोच विचार करने के बाद वंदना फैसला करती है, अब मैंने सोच लिया है, हम ये शहर छोड़कर मुंबई चले जाएंगे। फिर वो दोनों रातों रात ट्रेन से मुंबई चली जाती है। लेकिन दूसरे शहर जाकर भी वंदना मलिका के चेहरे और बॉडी पर काला मेकअप लगाकर ही रखती थी। कुछ दिन काम तलाशने के बाद दोनों माँ बेटी को एक बड़ी सी कोठी में काम मिल जाता है, जिसमें वंदना खाना बनाने का काम करती है तो वहीं मलिका साफ सफाई का। एक रोज वंदना को तेज बुखार हो जाता है, जिस वजह से मलिका उससे कहती है, माँ आज तुम आराम करो, मैं अकेले ही काम पर चली जाती हूँ। ये कहकर मलिका काम पर चली जाती है। कोठी पर पहुंचने के बाद उसकी मालकिन शकुंतला उससे पूछती है, क्यों रे कल्लो, आज तेरी माँ नहीं आई? मैडम उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने ही उन्हें आराम करने के लिए कहा है। उसकी तबीयत भी आज ही खराब होनी थी। मेरा बड़ा बेटा मनीष दुबई से आ रहा है, उसके लिए खाना कौन बनाएगा? वो बहुत बड़ा डॉक्टर है दुबई में। मैडम आप मुझे बता दीजिए क्या बनाना है, सफाई होने के बाद मैं खाना बना दूंगी। हाँ तो सुन, चिली पनीर, दाल मखनी, सरसों का साग और हाँ मूंग दाल का हलवा जरूर बना लेना, उसे वो बहुत पसंद है। जी मैडम, सब बना दूंगी। साफ सफाई पूरी करने के बाद मलिका किचन में जाकर खाना बनाने लग जाती है। शाम होते ही मनीष भी घर आ जाता है। फिर दोनों माँ बेटे मिलकर साथ में डिनर करने बैठ जाते हैं। परफेक्ट, क्या खाना बनाया है, मजा आ गया। गुण तो अच्छे हैं इसमें, बस रंग ही बैंगन जैसा है। ओहो मॉम, आज के समय में कौन काले गोरे रंग में भेदभाव करता है। अच्छा मॉम, छोटा कहाँ है और वो कब तक मुंबई पहुँचेगा? बस आता ही होगा। तभी शकुंतला का छोटा बेटा अर्जुन, जो कि दूसरे शहर में पुलिस इंस्पेक्टर होता है, वहाँ पहुँच जाता है। मलिका उसको देखकर हैरान रह जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी जब वंदना की तबीयत ठीक नहीं होती, तब भी मलिका ही काम पर जाकर साफ सफाई और खाना बनाने का सारा काम करती है। एक दिन ऐसे ही वो किचन में खाना बना रही होती है कि तभी अर्जुन शराब के नशे में वहाँ आ जाता है और मलिका को पीछे से पकड़ लेता है। क्या सोचा था तूने, दूसरे शहर जाकर छिप जाएगी तो मुझसे बच जाएगी? छोड़ो मुझे, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, प्लीज मुझे जाने दो। तभी वहाँ मनीष आ जाता है और वो अर्जुन को थप्पड़ मारते हुए कहता है, छोटे, लड़कियों की इज्जत करना कब से भूल गया रे तू? क्या इसलिए पुलिस में भर्ती हुआ था? भैया आप नहीं जानते इस बहरूपी चेहरे के पीछे क्या राज छिपा है। अगर फिर भी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो तो अभी इसको बोलो, ये अपना चेहरा धोकर आएगी। मलिका ये क्या बोले जा रहा है, किस राज की बात कर रहा है ये? इसके बाद मलिका मनीष को उसके कमरे में ले जाती है और वॉशरूम में जाकर अपना काला मेकअप निकाल कर बाहर आती है। तभी शकुंतला और अर्जुन भी वहाँ आ जाते हैं।
ये है मेरा राज, मेरा सच। उसकी खूबसूरती देखकर शकुंतला और मनीष हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, कुछ पल में ही ये काली कलूटी इतनी गोरी कैसे हो गई? क्या लगाया रे तूने अपने चेहरे पर? यही मेरी सच्चाई है। रोज रोज लड़कों की छेड़खानी से तंग आकर मेरी माँ ने मेरे चेहरे और मेरी बॉडी पर ये रंग लगाना शुरू कर दिया ताकि मैं बुरे लड़कों की गंदी नजरों से बच सकूं। लेकिन इसके लिए तुम पुलिस की हेल्प भी तो ले सकती थी ना? हाँ, लेकिन अगर पुलिस भी वही सब करने लगे तो फिर मैं और मेरी माँ क्या करते? और इसका जीता जागता उदाहरण तुम्हारा भाई अर्जुन है। पहले मैं भी उसी शहर में रहती थी जहाँ अर्जुन का थाना है। गई थी मैं उसके पास शिकायत लेकर, लेकिन और लड़कों की तरह वो भी मेरे साथ छेड़खानी करने लगा। इसके बाद मलिका फूट फूट कर रोने लगती है। मत रो बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम दोनों माँ बेटी को कितने दुखों का सामना करना पड़ता रहा होगा। आज जब तुम्हारा सच सबके सामने आ ही गया तो मैं भी एक सच तुम सबसे कहना चाहता हूँ। मैं मल्लिका से प्यार करने लगा हूँ। आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से। मुझे तुम्हारी सूरत के साथ साथ सीरत भी बहुत पसंद आई और मैं जानता हूँ तुमसे अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे मिल ही नहीं सकता। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे भी गर्व होगा अगर तुम जैसी सुंदर सुशील लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। मनीषी, मैं भी आपसे दिल ही दिल में प्यार करने लगी हूँ और मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि आप मेरे लाइफ पार्टनर बनेंगे। मुझे भी माफ कर दो मलिका। एक लड़की के साथ बदतमीजी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अर्जुन की इस हरकत के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद सबकी राजी खुशी से मलिका और मनीष की शादी हो जाती है। अब मलिका को कभी भी अपनी खूबसूरती को छिपाने की जरूरत नहीं पड़ी और वो खुशी खुशी आजादी के साथ अपनी जिंदगी अपने पति, सास और माँ के साथ गुजारने लगी। रोशनलाल के बचपन के मित्र को हार्ट अटैक आ जाता है। रोशनलाल हॉस्पिटल पहुंचता है। अरे राम नारायण, देखना तू जल्दी ही ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। अभी शतरंज की बाजी में तुझे हराना बाकी है। रोशनलाल, अब मैं नहीं बचूंगा दोस्त। मेरी बेटी काजल का क्या होगा? मेरे बिना किसके सहारे रहेगी? रोशन, मुझे वादा कर, तू अच्छा रिश्ता ढूंढकर मेरी काजल की शादी करवाएगा। पिताजी, आप ठीक हो जाओगे। राम नारायण मेरे दोस्त, मैं वादा करता हूँ काजल की शादी मैं अपने छोटे बेटे अखिल से करवाऊंगा। अब तू आराम कर। राम नारायण, क्या हुआ? आंखें खोल दोस्त। डॉक्टर, पिताजी आंखें नहीं खोल रहे, कुछ कीजिए डॉक्टर। सॉरी, ही इज नो मोर। पिताजी नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा बेटी, मत रो। राम नारायण की जिंदगी का सफर शायद यहीं तक था। काजल बेसहारा हो गई थी। काजल अपने काले रंग के लिए पहले ही लोगों के तानों से परेशान थी, पर पिता का साथ उसे हिम्मत देता था। उनके जाने के बाद अब ये दुखों का पहाड़ काजल पर टूट गया था। रोशनलाल काजल को अपने घर ले आता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम अपने अखिल की शादी इस काली लड़की से कर दें? एक बहू गोरी और एक बहू काली। शोभा, मैंने अपने दोस्त को जुबान दी थी, काजल मेरी जिम्मेदारी रहेगी और मेरा यही फैसला है कि अखिल और काजल की 2 दिन बाद शादी होगी। जब ये बात अखिल को पता चलती है तो वो भी इस शादी से इनकार कर देता है। पिताजी, मैं एक काली लड़की को अपना जीवन साथी नहीं बना सकता। तो ठीक है, फिर जायदाद में से एक फूटी कौड़ी मैं तेरे नाम नहीं करूंगा। जहां जाना है चला जा। अखिल गुस्से में अपने कमरे में आ जाता है। तभी, अरे देवर जी, कौन कह रहा है आप शादी के बाद इस लड़की को अपनाओ? एक बार शादी हो जाए उसके बाद किसी आसान तरीके से रास्ते का कांटा साफ कर देंगे। अभी पिताजी गुस्से में है, अगर जायदाद में से बेदखल कर दिया तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। शादी के लिए हाँ कह दो। अनीता घर की बड़ी बहू थी, इसलिए अपने गोरे रंग रूप पर इतराती थी। अखिल अनीता की चालाकी भरी बातों को समझ जाता है और 2 दिन बाद अखिल और काजल की शादी हो जाती है। एक सुबह, माँ जी, ये आपके लिए चाय लाई थी। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है, अपनी बदसूरत शक्ल लेकर सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर। मेरी गोरी और सुंदर बहू अनीता कहाँ है, जिसके कमरे में आते ही उजाला हो जाए? माँ जी, वो भैया के साथ रोहन के स्कूल गई हैं, इसलिए मैं चाय ले आई। अब ये चाय भी अपने रंग जैसी काली बना लाई है, देखो तो उल्टी आ जाए। काजल रोती हुई रसोई में चली जाती है। काजल बेटी, तुम इन लोगों की बातों को दिल पर मत लगाओ। ये लोग सिर्फ ऊपरी दिखावे में विश्वास रखते हैं। पता नहीं, गलती मेरी ही थी जो तुम्हें इस घर में ले आया। रोशनलाल दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। एक दिन बाद अनीता के बेटे रोहन का जन्मदिन था। सभी मेहमान आए हुए थे। अनीता ने घर में ही बड़ी पार्टी का इंतजाम किया था। अरे अनीता, सब लोग रोशन के केक काटने का इंतजार कर रहे हैं भाई।
रोहन बेटा चलो केक काटो। रुकिए भैया, मैं अपना कैमरा ले आऊं फैमिली फोटो के लिए। काजल फोटोज में थोड़ा पीछे रहना, वैसे तुम फ्रेम में ना ही आओ तो बेहतर है। अरे अनीता बहू, कैसी बच्चों सी बातें करती हो। सारी यादगार फोटो मेरे पोते की खराब करवानी है इस काली शक्ल को बीच में दिखाकर। अखिल चल मेरे पोते की फोटो ले आ मेरे लाल, दादी के साथ फोटो खिंचवाएगा। सब लोग फैमिली फोटो खिंचवाने लगते हैं पर काजल को कोई भी फोटो के बीच में नहीं लेता। तभी अब अखिल, एक फोटो मेरी और काजल बहू की भी खींच। आखिर शादी के बाद ये इसका घर में पहला फंक्शन है। अखिल मुंह बनाकर अपने पिता और काजल की फोटो लेता है। गोरी बहू काली बहू के बीच का भेदभाव रोशन लाल को साफ दिखाई दे रहा था। एक दिन शोभा, सारी तैयारी कर ली तुमने? कल सुबह ही हम सबको वैष्णो देवी यात्रा पर निकलना है। मैंने और अनीता ने कर ली है सारी तैयारी, पर अपने आप को हूर की परी समझने वाली काजल बहू से पूछ लो। उधर अनीता और अखिल काजल से छुटकारा पाने की अपनी ही तरकीब लगा रहे थे। भाभी, उस काली सूरत के साथ रहना एक एक दिन मुझे भारी पड़ रहा है, और पिताजी ने ये वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम और बना लिया। अरे देवर जी, मैंने सब सोच लिया है। यात्रा के दौरान दुर्घटना हुई, एक महिला का पैर फिसला और वो खाई में गिर गई। लाश का कुछ अता पता नहीं। ऐसी कितनी खबरें रोजाना सुनने और देखने को मिलती हैं, तो समझ गए ना हमें क्या करना है। पर ये सब आप करोगी कैसे? बस देखते जाओ देवर जी, आप मेरे इशारों को समझते रहना और काम हो भी जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अनीता और अखिल काजल को मारने का प्लान बना चुके थे। अगले दिन सब वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकलते हैं। सब मिलकर वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करते हैं। अरे काजल बहू, तुमने पैरों में चप्पल नहीं पहनी? पिताजी, मैं नंगे पांव ही माता रानी के वैष्णो धाम की यात्रा करूंगी। बाकी सब लोग मुंह बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। चढ़ाई पर चलते चलते रोशन लाल और शोभा पालकी में बैठ जाते हैं। सुधीर और अखिल तेज चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। सुधीर, आप और देवर जी आगे चलते रहिए, मैं थोड़ा थक गई हूँ, आराम आराम से आऊंगी। काजल, मेरे साथ साथ ही चलना। ठीक है भाभी, मैं आपके साथ ही चलूंगी। मैं भी पापा और चाचू के साथ आगे चलूंगा। पापा रुको, मैं भी आ रहा हूँ। रोहन रुको, पापा आगे चले गए हैं। अरे भागो मत बेटा, गिर जाओगे। भाभी, मैं रोहन को बुलाती हूँ। इतनी देर में भागते हुए रोहन का जूता फिसल जाता है और वो खाई की तरफ गिरने लगता है। रोहन, मेरा बच्चा। काजल रोहन का हाथ पकड़ लेती है और उसे ऊपर खींचने लगती है। काजल, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा बेटा। घबराओ मत रोहन, मेरा हाथ पकड़े रहना बेटा। काजल रोहन को ऊपर खींच लेती है। रोहन घबराया हुआ काजल से लिपट जाता है। इतनी देर में अनीता की आवाज सुनकर सुधीर और अखिल भी आ जाते हैं। मेरा बच्चा, मेरा रोहन। रोहन, तुम ठीक हो ना बेटा? सुधीर, आज काजल न होती तो पता नहीं मैं अपने बेटे को खो देती। काजल, तुमने आज मेरे रोहन को खाई में गिरने से बचा लिया। हम सब ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, पर तुम बहुत अच्छी हो काजल, मुझे माफ कर दो। भाभी, रोना बंद करो, आप मेरी बड़ी बहन जैसे हो, फिर आपकी किसी बात का भला मैं बुरा क्यों मानने लगी। ये सब देखकर अनिल का भी सिर शर्म से झुक जाता है। अखिल और अनीता जानते थे कि वो क्या पाप करने की सोच लेकर ऐसे पवित्र स्थान पर आए थे। सब मिलकर भवन पर पहुंचते हैं। शोभा और रोशन लाल को सारी बात पता चलती है। काजल, मुझे भी माफ कर दे बहू। आज माँ के दरबार के सामने मैं तेरे से अपने बुरे व्यवहार की माफी मांगती हूँ। अखिल काजल के साथ मिलकर माँ के दर्शन करता है। काजल की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज माँ की कृपा से उसे अपना परिवार मिल गया था और गोरी काली बहू का भेद दिलों से मिट गया था।